क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राष्ट्रपति पर महाभियोग का संबंध है। घर जाके आपने आर्टिकल चेक किए महाभियोग के बारे में? हाँ, 56 और 61 ना। 56 में क्या लिखा है? और 61 में क्या लिखा है? पढ़ा घर जाके? हाँ, और 56 में क्या है? कुछ नहीं है। क्या था? पदावधि। 56 में ही इसमें वो भी आता है ना कि इस पर पदमुक्ति का है ना वो, तो उससे रिलेटेड 56 और 61 का संबंध होगा। तो पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का संबंध है 56, 61, 56, 61 दोनों और 53। कौन सा होगा? राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें हमने गलत कथन का चयन करना था। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया थी। यह केवल लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, दोनों सदनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यह सामान्य बहुमत से प्रभावी हो सकता है, विशेष। तो इसमें गलत कथनों का चयन करना था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है ना। दूसरा और तीसरा दोनों गलत हो रहे थे। महाभियोग की प्राइमरी सिचुएशन क्या होती थी? सूचना देनी है, और दूसरा उस सदन के 25% लोगों के साइन होने चाहिए उसमें, बस ये बताया था। हाँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधी शक्ति पर विचार करना है। इसमें सही कथन का चयन करना है। ऑर्डिनेंस अध्यादेश, ठीक है। यह राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? विधायी। उसके अगेंस्ट ज़्यादा है ना। इसकी अधिकतम अवधि 6 माह 6 हफ्ते होती है। यह सामान्य परिस्थिति में संघ व संवर्ती सूची हेतु जारी होती है। क्या ये कथन सही है? सामान्य परिस्थिति लिख दिया ना, विशेष परिस्थिति लिखवाया था मैंने, तो ये गलत नहीं हो गया? विशिष्ट परिस्थिति है ना, उसकी विशिष्ट शक्ति लिखवाया होगा मैंने। अगर सामान्य शक्ति, अगर सामान्य परिस्थिति में बनाने की ताकत है वो तो कभी भी बना सकता है, फिर जब बनाए हो वैसा कर सकते हैं। वैसे तो ये फिर अगेंस्ट टू डेमोक्रेसी हो जाता है ना। आर्टिकल 50 के संदर्भ में विवादित रहती है। अब आर्टिकल 50 क्या होता है? शक्ति का पृथक्करण, है ना। न्यायपालिका से पृथक्करण, मतलब शक्ति पृथक्करण से संबंधित है ना। तो ये क्या करती है? विधायिका का काम करने लग जाती है ना। तो उस संदर्भ में ये आर्टिकल 50 का हनन है। समझ रहे हो? तो इसमें क्या ढूंढना था हमने? सही का कथन। सही कौन कौन हो रहे हैं? नहीं, पहला गलत हो रहा है ना, दूसरा और चौथा। तो दूसरा चौथा ऑप्शन कहाँ पे है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संदर्भ में सही मिलान करना है, ठीक है। आत्यंतिक वीटो का ये बताओ कहाँ जाएगा? जब राष्ट्रपति बिल को खारिज करता है, ठीक। सस्पेंसिव वीटो का बताओ जरा, बी ऑप्शन का। हाँ, पुनर्विचार हेतु। हाँ, पॉकेट वीटो ना करे। और विशेषित वीटो ये अमेरिका में लागू है ना। हमने कल 3 वीटो ही तो पढ़े थे। वीटो का संबंध किस आर्टिकल से था? हाँ, 111 से ना। भारत में उपराष्ट्रपति बतौर राष्ट्रपति कितने समय तक पदस्थ हो सकता है? मैक्सिमम 6 माह तक, ठीक है। और जल्द से जल्द क्या होनी चाहिए उसमें? इलेक्शन होने चाहिए, ऐसा था। तो आज हमारा टॉपिक कहाँ से शुरू होना था? टॉपिक कहाँ से था आज हमारा? समाधान शक्ति की मेंसी पावर। समाधान शक्तियाँ। राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का जो इम्यूनिटी है वो आर्टिकल 72 से आती है। जब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देती है
और उस डिसीजन में अगर किसी भारतीय नागरिक को सजा हो जाती है तो उस नागरिक को एज ए प्रोटेक्शन राष्ट्रपति से कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। 5 प्रकार का रिलैक्सेशन है, उनको देखते हैं थोड़ा। प्रावधान क्या है इसमें? एक चीज़ याद रखना, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट में होगा, ठीक है। इसमें हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का कोई संबंध नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय के विरुद्ध किसी अपराधी घोषित भारतीय नागरिक की भारतीय ठीक है। ये 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से है या तुमको? ये सबसे पहले होगा क्षमा, दूसरा लघुकरण, परिहार, अगला आएगा विराम, लास्ट होगा निलंबन, निलंबन सस्पेंशन। इनके आगे थोड़ा हिंट करके लिखेंगे याद रखने के लिए। क्षमा में क्या होगा? इसको पार्डन कहते हैं। राष्ट्रपति किसी भी सजा को संपूर्ण वो कर देगा, दोष मुक्त कर देगा, नॉट फाउंड गिल्टी कहते हैं जिसको। तो राष्ट्रपति पे ये वाली क्षमता है पूरी कि वो किसी भी अपराधी घोषित भारतीय नागरिक को पूर्ण रूप से क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है या फिर उसको दोष मुक्त कर सकता है। तो इसमें हिंट करके लिखेंगे क्षमा वाले में, जब राष्ट्रपति किसी दोष सिद्ध भारतीय नागरिक को दोष मुक्त सिद्ध कर देता है। जब राष्ट्रपति किसी दोष सिद्ध भारतीय नागरिक को दोष मुक्त बना देता है, दोष मुक्त घोषित कर देगा। दूसरा है लघुकरण। लघुकरण में क्या होगा कि उसकी प्रकृति चेंज कर सकता है ना। जैसे कि मृत्युदंड को उसमें चेंज कर सकता है ना वो। हाँ, क्या कहते हैं उसको, ये हाँ, आजीवन कारावास में। तो लघुकरण में हिंट करके लिखना, सजा की प्रकृति परिवर्तन करने की क्षमता, सजा की प्रकृति में परिवर्तन करने की क्षमता। परिहार में आएगा, अब जो तुम बोल रहे थे अभी, सजा को कम करने की क्षमता। 3 साल को 1 साल बना देगा, आजीवन कारावास को 2 साल बना देगा, उसकी मर्जी होती है। मर्जी तो उसकी नहीं होती, पूरा मंत्रिपरिषद के इशारों पे होगा, उस पर हम लास्ट में आएंगे। परिहार लिख दिया। अब विराम में आएगा कि मानवीय अवस्थाओं को देखते हुए, मानवीय अवस्थाओं को देखते हुए सजा को कम करना। हो सकता है ना कोई बीमार है, जैसे हम पैरोल पे आते हैं ना, पैरोल सुना है? हैं? पैरोल सुना आप लोगों ने? जैसे कोई व्यक्ति जेल में रहता है ना, तो वो घर आ सकता है किसी स्पेशल कंडीशन में, या तो उसकी किसी फैमिली वाले की डेथ हो जाती है जब, या कोई इलेक्शन वगैरह में भी आ जाते हैं आजकल तो पैरोल पाना कहते हैं। तो ये कुछ उस टाइप का है। सुना है पैरोल पर आते हैं ना? नहीं देखा कभी? हाँ, विशेष परिस्थितियों में। लेकिन जो पैरोल की कागज़ बनेंगे वो कोर्ट से बनेंगे, लेकिन ये कहाँ हो रहा है? देखो, राष्ट्रपति के पास। इतना ध्यान देना है, वही प्रोसेस।
विराम, लास्ट है सस्पेंशन। राष्ट्रपति सस्पेंशन वाले में लिखेंगे कि राष्ट्रपति क्या करता है, सस्पेंड कर देगा, सजा को माफ़ कर सकता है। पूर्ण माफ नहीं, कुछ सीमा तक। पूर्ण माफ कर देगा तो वो क्षमा हो जाएगी, कुछ सीमा तक माफ कर देगा। तो ये 5 प्रकार की क्लेमेंसी पावर है हमारे राष्ट्रपति के पास। उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, 2 साल कम कर दे, कुछ इस टाइप, सब एक जैसा ही है ना, इनमें कन्फ्यूजन होता है। कुछ सीमा तक कम कर सकता है। अभी भी समझ में नहीं आया? हाँ, सजा कम कर देगा ना थोड़ी, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। इन 5 में से कोई सा भी यूज कर सकता है। अब एक चीज़ याद रखना कि इसकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है राष्ट्रपति की, कोई भी पावर डिस्क्रिशनरी तो होती नहीं है, वो किसके अनुसार काम करता है। आर्टिकल 74 में क्या लिखा है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ये कार्य भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर होगा, इसको आप मेंशन कर लेना जहाँ पर आपको जगह मिल रही है अपनी नोट्स में। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि हम किसको माफ़ी दें। इससे रिलेटेड एक केस समझते हैं, शत्रुघ्न सिंह चौहान केस। शत्रुघ्न सिंह चौहान 2014 का एक मामला था। देखो एक चीज़ होती है भारत में जब क्षमादान की बात आती है, तो जब राष्ट्रपति पे क्षमा याचिका जाती है, एक चीज़ बताओ कि किस आर्टिकल की इम्यूनिटी के तहत हम क्षमादान की डिमांड कर सकते हैं? ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो मुझे मृत्युदंड की सजा के विरुद्ध क्षमा याचिका के लिए, राष्ट्रपति के लिए लेटर लिखने के लिए मुझे अधिकार देता है? सोचो जरा, बहुत आसान है। हाँ, प्राणोदेही की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 वही तो है। तो आर्टिकल 21 ने इम्यूनिटी दी, हम क्या कर सकते हैं, ये याचिका मांग सकते हैं अगर किसी को मृत्युदंड मिल गया। अब समस्या ये आती थी कि ये जब हम राष्ट्रपति के पास याचिका भेज रहे हैं और उसका जो डिसीजन आएगा कि हम तेरे को माफ़ी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसमें सालों का गैप आ जाता था। अगर जैसे कि मान लो कि किसी को मृत्युदंड की सज़ा हो गई है, अब उस पर अधिकार होता है कि वो राष्ट्रपति से क्षमा याचिका के लिए लेटर बनाए, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 साल 3 साल के बाद आता था। तो ये समस्या है। आदमी जिएगा कैसे? सोचो, मुझे मरना है जीना है, मरना है जीना है, उसको पता ही नहीं ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये शत्रुघ्न सिंह चौहान का मामला इसी से संबंधित है कि एज सुन एज पॉसिबल हमको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए कि मुझे क्षमा मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक, पहला हिंट तो ये आएगा। दूसरा, अगर देरी होती है, उसमें समय है लगभग 2 महीने के बाद, अगर राष्ट्रपति वर्डिक्ट देता है कि आपको सजा मृत्युदंड का माफ़ नहीं हुआ, तो उसका क्या हो जाएगा, लघुकरण हो जाएगा। मृत्युदंड की सज़ा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेथ सेंटेंस में, नहीं ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, आजीवन कारावास में चेंज हो जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। इन 2 पॉइंट को लिख लिया आपने? शत्रुघ्न सिंह चौहान का जो फर्स्ट इसमें पॉइंट बना के लिखना, राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचिका को जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाना। क्षमा याचिका का डिसीजन, हाँ उसमें वो भी लिखना, क्षमा याचिका का निर्णय जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाना। और दूसरा इसमें लिखना, अधिक देरी होने पर मृत्युदंड का लघुकरण आजीवन कारावास में। मृत्युदंड का लघुकरण आजीवन कारावास में। फिर और बहुत सारे इसके लिंक हैं, लेकिन इसका संबंध भी यहीं पे बनता है, काफ़ी है इतना। कभी एग्जाम में आए तो आपसे कुछ छोटे नहीं, इसलिए इसको ले आया मैं। अब
नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, हो गया ना, लिख लिया आपने, 2 पॉइंट बन जाएंगे इसमें। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, हेडिंग डालना, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में 3 ही पॉइंट बनते हैं हमारे। नेशनल इमरजेंसी क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात, तीसरे इसमें आ जाएगा वित्तीय आपातकाल। राज्य आपात को ही हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। राष्ट्रपति शासन यही है ना, पक्का? ये आर्टिकल 352, 356 और ये 360 में जाता है। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने पहले देख लिया होगा, वहीं से हम अपनी बातों को उठाएंगे। राष्ट्रीय आपात का सबसे पहले तो हम आधार पढ़ते हैं। इसका आधार क्या था? 3 आधार बताए थे ना मैंने, कौन कौन से? युद्ध, बाह्य आक्रमण और आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। इस सशस्त्र विद्रोह वाला जो पूरा विवाद था इसको हमने समझा था। इससे पहले इसकी जगह पर क्या था? आंतरिक अशांति। ये इंदिरा गांधी जी ने इसका दुरुपयोग किया था ऐसा माना जाता है। फिर ये 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसमें ये फंडामेंटल रिफॉर्म्स हुआ कि जो राष्ट्रीय आपातकाल का जो आधार एक आंतरिक अशांति बनती थी उसको हमने सशस्त्र विद्रोह के रूप में समझाया था। तो ये 3 आधार पर क्या करते हैं हमारे राष्ट्रपति, क्या कर सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक, अब नेशनल इमरजेंसी के बारे में, क्या ये पावर इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है? क्या अपने मन से लगा सकता है? आर्टिकल 74, पूरी ताकत क्या है? आर्टिकल 74। राष्ट्रपति कोई भी कार्य अपने मन से नहीं करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पे। तो इसमें बना लेना अपने हिसाब से, मंत्रिपरिषद की सलाह पे ये डिसीजन लिए जाएंगे। अब दूसरा है कि इसमें इसकी अवधि कितनी रहती है, टेन्योर, कितनी ताकत रहती है? अवधि के बारे में थोड़ा देखते हैं। जब एक बार हमारा आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो घोषणा की तारीख से 6 महीने तक ये लागू रहता है। ठीक, और अगर 1 महीने के भीतर, विद इन 1 मंथ, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अलग अलग इसको विशेष बहुमत से अनुमोदन मिल जाता है, तो ये फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार और जो नेशनल इमरजेंसी है उसकी कोई लिमिट नहीं है, 6-6 महीने करके हम इसको कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हैं। ओके, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम सीमा क्या है, तो उत्तर क्या आएगा? अनलिमिटेड, अनंत मतलब है ना। 6-6 महीने करके हम आगे को कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन है? नहीं, कंडीशन बताया ना मैंने, 1 माह के अंदर, जिस दिन घोषणा हो गई है उसके 1 माह के भीतर
लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा अलग अलग क्या किया जाएगा, इसको विशेष अनुमोदन से पास किया जाएगा। हाँ ठीक है, अगर विशेष बहुमत से पास हो जाता है दोनों सदनों से 1 महीने के भीतर घोषणा की तिथि से, तो ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। ऐसे इसको कितने समय के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, उनको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, भारत में आज तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार। कब कब? 62 में, 72 में और 75 में। है 2 बार तो युद्ध के आधार पे था, 1 बार वो वहाँ पे आंतरिक शांति के आधार पर वो किया था। ठीक, और क्या छूटता है इसमें? हाँ, अब इसकी समाप्ति के बारे में देखते हैं थोड़ा। ये आप लिखते जा रहे हो ना जो मैं डिक्टेट किया हूँ, कुछ छूट रहा है तो आप पूछ लेना पहले। ये अवधि में आपने सारे पॉइंट कर लिए ना नोट? क्या क्या लिखा है अवधि में, जरा बताओ तो, क्या क्या लिखा तुमने, जरा बताओ क्या क्या लिखा है? अनंत काल तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखो समाप्ति। समाप्ति का जो पहला आधार बनेगा कि राष्ट्रपति स्वयं जिसने लागू किया था उसको वापस कर सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे। दूसरा कि लोकसभा और राज्यसभा अनुमोदन ही ना करें, तब भी अपने आप सस्पेंड हो जाएगा ना। ठीक, तीसरा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोकसभा के 1/10 मेंबर्स लोकसभा स्पीकर के पास एक ऐसा बिल बना के ले जाएं कि हमको इसको क्या करना है, रिमूव करना है, तब उसके बाद सामान्य बहुमत से ही इसको हम रिमूव कर सकते हैं। लोकसभा से ही रिमूव हो सकता है पूरा। आया समझ में? 3 पॉइंट बताए मैंने समाप्ति के लिए। पहला पॉइंट लिखना कि राष्ट्रपति द्वारा स्वयं वापस लिया जाना, जिसने लगाया था वो वापस ले सकता है ना अपनी इम्यूनिटी से। सेकंड पॉइंट कि लोकसभा और राज्यसभा इसमें अनुमोदन ही ना करें, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अनुमोदन न किया जाना। तीसरा पॉइंट बन जाएगा कि यदि लोकसभा के 1/10 मेंबर्स लोकसभा के 1/10 सदस्य 1/10 सदस्य द्वारा अब इसको पूरा लिखना सही नहीं है, द्वारा सामान्य बहुमत से, तो ये लोकसभा की इम्यूनिटी है। होना कैसे, मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया कैसे होगा। लोकसभा स्पीकर पे बिल जाएगा कि हमने इसको हटाना है, 1/10 मेंबर्स साइन करके देंगे, वहाँ फिर उस पर वोटिंग होगी। अगर वो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है तो नेशनल इमरजेंसी रिमूव हो जाएगी एट द सेम टाइम। तो ये हो गया, ठीक है। इसमें कुछ छूट रहा है और देखो, एक हुआ था 38वां संविधान संशोधन 1975। इसमें बोला था कि नेशनल इमरजेंसी का, ये देखो 75 में है कौन, इंदिरा गांधी है, देखो उसी समय नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा, फिर 44वां संविधान संशोधन होगा कब, 1978 में। इसने बोला कि क्यों नहीं होगा भाई, ये इसको गलत सिद्ध करते हुए 44वें संविधान संशोधन ने ये सिद्ध किया कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, किसका, नेशनल इमरजेंसी का। पहली बार जो मिनर्वा मिल्स केस था, मिनर्वा मिल्स मामला, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू अनिवार्य है। इन 3 पॉइंट को लिख लेना। अड़तीसवें संविधान संशोधन में क्या लिखोगे, रिव्यू नहीं होगा। इसमें बोला कि रिव्यू होगा, इसको फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया, अनुमोदन दे दिया।
क्यों नहीं होगा? वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो नेशनल इमरजेंसी का डिसीजन लिया गया है उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। इट इज़ नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर इसमें बहुत सारे और विवाद भी हैं, वहाँ मैं आपको लेके नहीं जाऊँगा कि ये जो डिसीजन लिया जाना है इसमें आया था ये मामला, ये कैबिनेट के साइन से होगा, बिना कैबिनेट के साइन के हम कोई डिसीजन इसमें ले ही नहीं सकते हैं। ये सारे बहुत विवाद थे, लेकिन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दी सारी। अब हम चलते हैं थोड़ा ये राष्ट्रपति शासन की ओर। और नेशनल इमरजेंसी में कुछ छूटा है, बस इतना बहुत है। हाँ, ये केवल नेशनल इमरजेंसी के लिए है कंडीशन, उसके लिए अलग होगी। देखना 356 का आधार बना के लिखना। आर्टिकल 356 में उसका जो किस आधार पर नेशनल इमरजेंसी बनाई, ये लिखवाया था मैंने, वैसे आपको अगर ध्यान है क्या लिखवाया था मैंने। यदि राष्ट्रपति या फिर राज्य द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा यह समाधान हो जाए कि किसी भी राज्य विशेष का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया है, तो इस आधार पर हम क्या कर देंगे, वहाँ राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर सकते हैं। इसको लिखना आधार में। राष्ट्रपति शासन में उसका आधार बना, मतलब आधार जो है उसका, इसमें लिखेंगे हम यदि राष्ट्रपति या राज्य विशेष के राज्यपाल को, यदि राष्ट्रपति या राज्य विशेष के राज्यपाल को को नहीं का होगा, हाँ, राज्यपाल का यह समाधान हो जाए कि उस राज्य विशेष का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, उस राज्य विशेष का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो 356 अप्लाई हो जाएगा, 356 लागू हो जाता है। थोड़ा फैक्चुअल अगर हम जाते हैं तो इसका सबसे पहला जो यूज हुआ था पेप्सू, आपने अगर सुना हो, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन करके सुना पेप्सू। ये पंजाब, हिमाचल, ये कश्मीर का कुछ क्षेत्र था, ये सारे बाद में टूटते हैं ना, तो सबसे पहले इसको पेप्सू के लिए अप्लाई किया गया था। और आज तक सबसे ज़्यादा ये जो लगा है वो यूपी और मणिपुर क्षेत्र में लगा है, ठीक, क्योंकि यूपी में हमेशा देखो केंद्र में या तो कांग्रेस रहती थी या बीजेपी रहती थी, वहाँ देखो सपा बसपा है ना, ये पूरा। अब जो राज्य आपातकाल है या फिर जिसको मैं राष्ट्रपति शासन कह रहा हूँ, इसका रिलेशन पूरा किससे बनता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से। इस शब्द से आप परिचित हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या कहते हैं हिंदी में, सहयोगी संघवाद। संघवाद क्या था, केंद्र और राज्य की स्पष्ट शक्तियां बंटवारा है ना, तो ये क्या हो गया, संघीय व्यवस्था। और कोऑपरेटिव का मतलब क्या हुआ, सहयोगी, एक दूसरे को सहयोग करते हुए, मतलब केंद्र और राज्य एक दूसरे को सहयोग के साथ आगे बढ़ाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो 356 बन रहा है, ये क्या कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है ना। कैसे नहीं कर रहा है, आपको मैंने हिंट भी दे दिया, यूपी वाला एग्जाम्पल इसीलिए दिया है। उत्तराखंड में पहली बार वो कब लगी राष्ट्रपति शासन, 16। एग्जाम में बार बार पूछता है, इस बार पीसीएस ने भी पूछा था, वो डेट पूछता है 27 मार्च से शायद, ठीक है। अब ये ध्यान देना कि उसमें सरकार कौन सी थी, हमारे यहाँ के, मेरे गांव के हरीश रावत जी, वो उस समय क्या थे, मुख्यमंत्री। वो हैं कौन से, कांग्रेस के हैं। और केंद्र में सरकार 2016 में किसकी है, एनडीए की है, तो वही कन्फ्लिक्ट। और कहाँ कहाँ चल रहा है ऐसा मामला भी, पश्चिम बंगाल देख लो, मणिपुर में तो राष्ट्रपति शासन है। ये पश्चिम बंगाल देखो, पूरा दक्षिण भारत देखो, केरला, तमिलनाडु,
कर्नाटका, हिमाचल, जहाँ जहाँ भी आपको एनडीए के अगेंस्ट सरकार दिख रही है वहाँ पर हमको 356 रोज विवाद में दिखाई देगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन का जो मेन संबंध रहता है वो किससे रहता है, इसको नोट कर लो ना कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघवाद को प्रभावित करता है। सहकारी संघवाद को प्रभावित करता है। सहकारी संघवाद आप समझ गए ना कि केंद्र राज्य संबंधों को खराब करने वाला कोई चीज है, सहकारी संघवाद को प्रभावित करता है। इसका उत्तराखंड वाला एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रख दिया। जब जब केंद्र और राज्य की सरकारें एक दूसरे से विपरीत चलेंगी, विपरीत पार्टियों की चलेंगी, तो हमेशा 356 आपको अखबारों में दिखी जाएगा। अब एक शब्द लिखा ना हमने कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, और देखो वो पूरी ताकत दी किसको है, राज्य के राज्यपाल को। ठीक है ना, राज्य का राज्यपाल तय करेगा कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, और संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब क्या है कि दूसरी सरकार है वहाँ, बस इतनी सी बात है। तो ये सारा विवाद में रहता है। अब इसका थोड़ा अवधि के बारे में समझते हैं। इसकी अवधि है मैक्सिमम, इसका भी 6 महीने के लिए आता है, और 2 महीने के भीतर, अब यहाँ पर टेन्योर है 2 महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा अगर सामान्य बहुमत से इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है तो ये नेक्स्ट फिर 6 महीने के लिए लागू होगा। लेकिन ये एक बारी में मैक्सिमम 2 बार हो सकता है। ठीक है, 2 बार से ज़्यादा नहीं अप्लाई हो सकता है। अवधि में लिखेंगे 6 माह लिख दिया, फिर लिखना यदि लोकसभा व राज्यसभा द्वारा 2 माह के भीतर सामान्य बहुमत से अनुमोदन कर दिया जाता है तो इसकी अवधि अगले 6 माह के लिए बढ़ जाती है। इसकी अवधि अगले 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है या बढ़ जाती है। किंतु इसे एक बारी में 2 बार से अधिक प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एक बार में 2 से अधिक बार प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्लियर है ना? इसकी अवधि केवल 1 साल तक चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। जबकि नेशनल इमरजेंसी का कोई लिमिट नहीं था, 6-6 महीने करके हम कितनी भी बार के लिए इसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते थे। एक चीज़ मैं वहाँ पर मिस कर गया हूँ, उसको मैं बताऊँगा कि नेशनल इमरजेंसी का जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी फेडरलिज्म पे, वो क्या पड़ेगा? फेडरलिज्म से याद आया मेरे को, डेमोक्रेसी के 2 सिस्टम बताए थे, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल में 2 प्रकार का बताया होगा। हॉरिजेंटल में क्या बताया था? संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। और वर्टिकल वाले में क्या बताया था? नहीं, संघीय तो होगी ना, संघीय और एकात्मक हो गया। उसमें क्या बताया था? संसदीय और राष्ट्रपति मुखिया होता जिसमें। तो अभी क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि संघीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगी अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती है किसी भी देश में, स्पेशली इंडिया की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा फेडरल सिस्टम वो यूनिटी सिस्टम बन जाता है। फेडरल सिस्टम, यूनिटी सिस्टम, मतलब संघीय व्यवस्था क्या बन जाएगी? एकात्मक। राज्यों की पूरी ताकत खत्म हो जाती है, मतलब राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है बस। जब केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने लग जाएगी तो ये कंडीशन कैसी होती है? एकात्मक की, जो कहाँ? ब्रिटेन में, समझ गए? लेकिन अमेरिका जैसे फेडरल सिस्टम है तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ राज्यों को छेड़ नहीं सकते ना, बिल्कुल पूर्ण ताकत है, स्पष्ट ताकत नहीं है ना। हमारे यहाँ क्या है? स्पष्ट बंटवारा है ताकतों का, लेकिन वहाँ क्या है? बराबर बंटवारा है, केंद्र और राज्यों पे बराबर ताकत है। तो अब इस पॉइंट को समझ पाए मैंने जो समझाया? क्या बताया? हाँ, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ये हमारी जो
संघीय व्यवस्था है वो एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की क्षमता रखती है उस कंडीशन में। इसको कहीं पर आप स्टार बना के नोट कर लेना, वो महत्वपूर्ण चीज़ है, कभी कहीं काम आए ना आए, मेंस में तो आती है चीज़ें काम, इन चीज़ों से प्रभाव पड़ेगा ना मेंस में। तो 356 की आपको अवधि समझ में आ गई होगी। समाप्ति में भी वही चीज़ें होंगी, जिसने लगाया था वो समाप्त कर सकता है, और लोकसभा द्वारा अनुमोदन ही ना किया जाए, बस वही चीज़ें आएंगी इसमें से। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, राष्ट्रपति शासन वाले में इसमें एसआर बोम्मई केस के बारे में लिखना थोड़ा। एसआर बोम्मई 1994 का मामला था। एसआर बोम्मई थे कर्नाटका के मुख्यमंत्री। तो आज जहाँ पे भी राज्यपाल का मुद्दा सामने आता है तो एसआर बोम्मई केस को बेस बनाया जाता है आज की डेट में भी। ठीक है। एसआर बोम्मई केस में बहुत सारी चीज़ें आई थी। पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा भी माना था ना इसमें, ये भी लिखवाया था मैंने कभी आपको। पंथ निरपेक्षता का जो वैल्यू है, जो हमारे कहाँ लिखा है, प्रस्तावना में लिखा है ना, वो हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, ऐसा जो वर्डिक्ट दिया था वो एसआर बोम्मई केस में ही दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। फिलहाल इसका जो संबंध बन रहा है राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 से जो बन रहा है वो लिखवाना चाह रहा हूँ। एसआर बोम्मई, एसआर बोम्मई 1994। उस समय ये हमारे कर्नाटका क्षेत्र के क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। ये कुछ नहीं, पूरा एक ही शब्द में आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति की और राज्यपाल की जो शक्ति है वो विवेकाधीन नहीं है। समझ रहे हो? मतलब विवेकाधीन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मनमानी नहीं चलेगी। इसको आर्बिट्रेरी कहते हैं इंग्लिश में। आर्बिट्रेरी को हिंदी में क्या बोलेंगे? मनमाने ढंग से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पूरा प्रोसेस होगा। अगर वो अनिवार्य हो गया है तो ही डिसीजन लिया जाएगा। बस ये आप मेंशन कर लो इसमें कि राष्ट्रपति व राज्यपाल की 356 के प्रयोग की शक्ति, 356 के प्रयोग की शक्ति आर्बिट्रेरी या ऐच्छिक नहीं है। इच्छानुसार नहीं कर देगा ना जब मनाया। आर्बिट्रेरी ब्रैकेट में ऐच्छिक नहीं है। इसका उपयोग विशेष परिस्थिति में ही किया जाना होगा। इसका उपयोग विशेष परिस्थिति में ही किया जाना होगा। ये एसआर बोम्मई केस का पूरा वर्डिक्ट था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। आज की डेट में भी अगर कोई राज्यपाल का मुद्दा या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर कोई बात आती है तो एसआर बोम्मई केस को सबसे पहले पिलर मान के आगे अपनी बात रखी जाती है वकीलों के द्वारा। अब राज्य आपातकाल का इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, अपने खुद से दिमाग से आप इन चीज़ों को बना सकते हो कि जो राज्य सरकार है वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी क्योंकि रोज़ तो विवाद में रहेगा। और क्या प्रभाव पड़ सकता है? केंद्र राज्य संबंध खराब होने देखो हैं। और ये सारी चीज़ें मेंस में काम आती हैं। उस समय इतना समय नहीं मिलता ना कि क्या सोचूंगा। ये चीज़ें क्लियर रहेंगी तो उस समय चीज़ें ध्यान में आती है। अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है। दो चीज़ें मैंने बताई, क्या क्या? केंद्र राज्य संबंध खराब हो रहा है। दूसरा पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में समस्या आएगी ना, बार बार हो ही नहीं पाएगी पहले तो। और क्या हो सकता है? ये किस पे, किससे? राष्ट्रपति शासन से मौलिक अधिकारों पर कौन सा प्रभाव पड़ा? जब उत्तराखंड में 2016 में लगा था तो कोई दिक्कत आई तुमको? वो नेशनल इमरजेंसी का केस होता है। वो नेशनल इमरजेंसी में होती है ना चीज़ें, उसमें सस्पेंड हो जाता है आर्टिकल। वो मैंने आपको वहीं पे लिखा दिया था, उसका लिंक वहीं बना दिया था अगर आपको याद है, लिखवाया था मैंने कि आर्टिकल 21 और 20 कभी सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है।
और उसके अलावा ये आर्टिकल 300 कौन सा चल रहा है, 59 में था वो, आर्टिकल 359 का मुद्दा है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 20 एंड 21 नेवर भी सस्पेंड इन इंडिया, वो कभी सस्पेंड नहीं होंगे, जबकि और किसी को भी लिमिट करने की पूरी ताकत राष्ट्रपति के पास रहती है। इस चीज़ को मैंने यहाँ इसलिए रोका है क्योंकि चीज़ें वहाँ क्लियर हो गई हैं, जो चीज़ें हो गई हैं उनको दोबारा लाना ठीक है क्या है, इसलिए अब क्या है, हाँ राष्ट्रपति शासन एसआर बॉम्बे केस हो गया। वित्तीय आपातकाल का आधार भी सेम वही बनेगा कि राज्य के राज्यपाल को अगर ऐसा महसूस हो जाए, अब वित्तीय आपातकाल नेशनल स्तर पे है तो यहाँ राज्य का मामला नहीं है, केंद्र का है। अगर राष्ट्रपति को ये महसूस हो जाए कि वित्तीय साख खतरे में है, वित्तीय साख क्या होती है ये आज तक हुआ नहीं है तो किसी को नहीं पता क्या है, बस शब्द लिखा गया है, लिखो इसको। यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए, वित्तीय आपातकाल 360 वाले में, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि राष्ट्र की वित्तीय साख फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी, वित्तीय साख खतरे में है तो 360 का उपयोग किया जा सकता है। आज तक ये भारत में अप्लाई नहीं हुआ है फिर, लेकिन इसकी कंडीशन से है कि क्या प्रभाव पड़ सकता है, और इसको एक्सटेंड करने की पूरी ताकत 356 वाली है, ठीक है। 2 माह के भीतर अगर लोकसभा और राज्यसभा ने सामान्य बहुमत से इसको अगर एग्रीमेंट दे दिया तो ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और समाप्ति का भी वही प्रावधान है, बस इसका ये इम्पैक्ट जो है उसको थोड़ा समझना है कि सबसे पहले सरकारी नौकरी में जितने व्यक्ति हैं उनकी सैलरी कम हो सकती है, ठीक। और जो हमारी बजटी व्यवस्था है वो पूरा इम्पैक्ट कर जाएगी। बस ये 2 पॉइंट बहुत है इम्पैक्ट में, इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है। बहरहाल ये भारत में तो यूज हुआ नहीं आज तक इसका, लेकिन एक प्रावधान है ये तब भी। वित्तीय साख समझ में आ गया होगा आपको, वित्तीय साख क्या है, मतलब अगर वो हो जाता है ना दिवालिया टाइप का हो गया अगर देश का, बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया जब, ऐसा तब होता है। ऐसी कंडीशन बनी थी एक बार जब पूरे वर्ल्ड में क्या आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस, 2008-9 की बात बता रहा हूँ, सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं इसको, जो अमेरिका में आया था, ठीक है। तो ड्यूरिंग सब प्राइम क्राइसिस इन यूएसए इंडिया फेस द सेम सिचुएशन, इंडिया को भी यही दिक्कत आई थी, ठीक है। तो उस समय हमारे मनमोहन सिंह जी को पूरा ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और हम इससे बाहर निकले इस रिसेशन से। कभी मौका मिलेगा तो इसको इकोनॉमिक्स में समझना बहुत अच्छा रहता है। हो गया वित्तीय साख वाला मामला, ठीक। अब हम अगला हेडिंग लास्ट इसमें डालेंगे, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ, 2-3 चीज़ें वहाँ पढ़ लेंगे। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट हैं, यू कैन रिसीव योर कॉल मैम। क्या बताया था मैंने टॉपिक, हाँ विवेकाधीन शक्ति, राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन शक्तियाँ, विवेकाधीन शक्तियाँ। कुछ 3-4 पॉइंट हैं, बस उन्हीं पे बात करेंगे। इसमें आपने ये आर्टिकल 74 है ना, कि आर्टिकल 74 क्या कहता है, उसके सलाह और सहायता हेतु क्या होती है, मंत्रिपरिषद होती है ना। तो मंत्रिपरिषद द्वारा दिया कोई विचार, उस विचार को क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है ना। तो वहाँ पर वो किसी से पूछता है क्या, वो उसके डिस्क्रिशनरी पावर में, ठीक है। मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटाना, पहला ये आ जाएगा आर्टिकल 74 क्लॉज 2। मंत्रिपरिषद द्वारा
दी गई सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटाना, पहला 74 क्लॉज 2। दूसरा जब, ये आपको मैं एग्जांपल भी बताता हूँ, अटल बिहारी जी के टाइम की बात है। देखो इंडिया में प्रधानमंत्री कैसे बनता है, पार्टी होती है ना, दलगत राजनीति भारत में 2-3 पार्टियां होती हैं, उस पार्टी में जो जो दल सबसे ज़्यादा वोटिंग मतलब इलेक्शन जीत के आता है, जिस पे सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, उस दल के मुखिया को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, सॉरी प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कभी ऐसा होता है कि किसी पे स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो वहाँ पर इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, वो किसी को भी चुन सकता है। अगर प्रधानमंत्री ही ताकतवर नहीं रहा तो वहाँ पर ताकत किसके हाथ में आएगी, सोचो, राष्ट्रपति के हाथ में आएगी ना। अब तो यहाँ पर उसकी ताकत कैसी है, विवेकाधीन शक्ति, अब वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये इस शक्ति का प्रयोग हुआ था। फिर आपको मैंने वीटो पावर समझाए थे, जेबी वीटो पढ़ा था ना कल, तो जेबी वीटो में आपको पूरी शक्ति दिखाई दे रही होगी, ये इसकी डिस्कशनरी पावर होगी। ये 3 होते हैं, कभी मेन समय आया तो, लेकिन इसका हिंट हमने यहाँ पर दे दिया, चीज़ें कुछ भी छोड़ी नहीं है मैंने। तो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ, आर्टिकल 74 क्लॉज 2 क्या कहता है, बताओ जरा। मध्य प्रदेश, हाँ, जो मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है, उस सलाह को पुनर्विचार हेतु वो लौटा सकता है ना। तो ये उसकी ताकत कैसी होगी, विवेकाधीन शक्ति होगी, ठीक। दूसरा मैंने बताया था पीएम की नियुक्ति, लेकिन कौन सी कंडीशन में, जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, ठीक है। जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में कैसा है, विवेकाधीन शक्ति है उसके पास, किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। एग्जाम्पल दिया था ना वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। अगला है जेबी वीटो, डाकघर अधिनियम वाला मामला, कल 1986 किया था ना यूज, तो डिस्कशनरी पावर तो है। अगर आपने वो हिस्ट्री अगर समझी उस समय की ना, तो ये उस समय कौन था, जाकिर हुसैन ही बताया था ना कल, क्या नाम था उसका, ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह हो गया, और उस समय हमारा पीएम कौन थे, राजीव गांधी। इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी, सेम जैसे हमारी इंदिरा गांधी और नीलम संजीवन रेड्डी जी की नहीं बनती थी। ये पूरा एक खींचातानी में चलता है पूरा सिस्टम। तो हमारे प्रेसिडेंट खत्म हो गए पूरे, समझ में आया प्रेसिडेंट में क्या क्या पढ़ा हमने। प्रेसिडेंट में, प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में है, उसका इलेक्शन कहाँ होता था, उसकी पूरी विधियाँ समझी थी, उसका रिन्यूंसिएशन देखा था, पद मुक्त करना, फिर इम्पीचमेंट समझा था, फिर उसकी विधायी शक्तियाँ पड़ी होंगी, विधायी शक्तियों में हमने क्या पढ़ा होगा, ऑर्डिनेंस, फिर उसकी कार्यकारी शक्तियाँ आई होंगी, फिर उसकी क्लेमेंसी पावर आज पड़ी थी, फिर उसकी इमरजेंसी पावर पढ़ ली, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर पढ़ ली, ठीक है। अब कुछ नहीं छूट रहा है राष्ट्रपति के बारे में, से ज़्यादा यूपीएससी में पूछता है, बाकी पीसीएस में भी नहीं पूछेगा। अब हम फटाफट उपराष्ट्रपति को 5 मिनट में रेडी करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन सब के आर्टिकल आपको घर जाके देखने हैं। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का जो पद होता है इसे कहते हैं ऑफिस ऑफ सुपरफिशियल हाइनेस, सुपरफिशियल हाइनेस, कृत्रिम प्रधानता, कृत्रिम प्रधानता का पद। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जो समझने वाला सबसे पहले ये है, इसको ऑफिस ऑफ सुपरफिशियल हाइनेस क्यों कहते हैं, या फिर कृत्रिम प्रधानता का पद क्यों है उपराष्ट्रपति का पद, ये समझना है थोड़ा। देखिए ये है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती है, हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं देशों से। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, फटाफट बताओ। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से अडॉप्ट किया था हमने,
अमेरिका से? अरे अमेरिका से किया है यार, ठीक है। अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति और हमारे उपराष्ट्रपति में अंतर क्या है, ध्यान से देखना। हमारे यहाँ का जो उपराष्ट्रपति है, हमने समझा था ना कल, वो बतौर राष्ट्रपति काम कितने समय के लिए करता है? मैक्सिमम 6 महीने के लिए, वो भी बहुत रेयर कंडीशन होती है ना। और अगर अमेरिका का उपराष्ट्रपति है तो वो वहाँ फिर जैसे डेथ होगी, मान लो अभी डोनाल्ड ट्रंप की डेथ हो जाती है, तो वहाँ भी जो उपराष्ट्रपति के पद पे बैठा है वो उतने टेन्योर के लिए राष्ट्रपति बना रहेगा, समझ गए? तो वो पूर्ण ताकत नहीं हो रही है, वो मैक्सिमम पावर है। हमारे यहाँ तो बस एक व्यवस्था है वो कि राष्ट्रपति का पद खाली है तो वो भर देना है, ठीक। तो ये देखो ना, लिखा है कृत्रिम प्रधानता, वो खाली बना रखा है, नहीं है समझ में? तुलना कर लो भारत के उपराष्ट्रपति की अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो केवल क्या है, एक इंतजाम बनाने वाली बात है, बस व्यवस्था नहीं बनाती ना, जुगाड़ बनाना जैसी बात है। जबकि जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, अगर वहाँ के राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो जितने समय के लिए वो पद, मान लो कि वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 4 साल का होता है, ठीक। और 1 साल में ही ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति की हो सकता है डेथ हो गया या उसने रिजाइन दे दिया, अब उपराष्ट्रपति जो बनेगा वो 3 साल के लिए बनेगा, वहाँ राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं होगा, ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन भारत में तो 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा हमको, इलेक्शन करना पड़ेगा। तो इसलिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद क्या है, कृत्रिम प्रधानता का पद है। क्लियर? और कुछ समझाऊँ इसमें? नहीं पड़ेगी ज़रूरत। फिर वही है कि इसका एक जो इलेक्शन होता है, कमेटी होती है, उसके पूरा मंडल, क्या बोलते हैं उसको, निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल की बात करते हैं। इसके निर्वाचन मंडल में लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, बस यही इसका ग्रुप है जो इसमें इलेक्शन में भाग लेगा। मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे, ठीक है। अब यहाँ उनका कोई काम नहीं है, एमएलएज का कोई कार्य नहीं रहेगा उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। इसका जो कार्य है, इसके 2 कार्य होते हैं। एक तो ये क्या होता है, राज्यसभा का सभापति, और दूसरा बतौर राष्ट्रपति, ठीक है। जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो ये इसको राष्ट्रपति बना दिया जाता है, बस ये 2 कार्य होते हैं। तो इसको उपराष्ट्रपति बोली क्या रहे, उपराष्ट्रपति का तो कोई कार्य नहीं है, इसके 2 कार्य हैं। क्या है, राज्यसभा का सभापति होता है और दूसरा बतौर राष्ट्रपति। ये अपना जो क्या कहते हैं उसको, रिजाइन लेटर, क्या कहते हैं रिजाइन को, त्याग पत्र। ये जो अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को देगा, खत्म। राष्ट्रपति अगर अपने त्याग पत्र देगा तो वो किसको देता है, बस। पद मुक्ति की बात करें, सेम, या तो खुद छोड़ दे, है ना, परसों दिया था पिछले साल जब जगदीप धनखड़ जी ने, ठीक है, या तो रिजाइन दे दे, या तो फिर उनकी डेथ हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लोकसभा, सॉरी, अगर इसको हटाना है, जिसे मैं महाभियोग कह रहा था, यहाँ महाभियोग नहीं कहते ना इसको, हम सीधे हटाने की प्रक्रिया कहेंगे। वो उसका जो ऐसा बिल है वो कहाँ आएगा, पहले राज्यसभा में आएगा, ठीक। और राज्यसभा में उसको प्रभावी बहुमत चाहिए, क्या चाहिए, प्रभावी बहुमत। फिर वो लोकसभा में आएगा, यहाँ इसको सामान्य बहुमत चाहिए, सामान्य बहुमत। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, उपराष्ट्रपति अपने पद से पदच्युत हो जाएंगे। बस उपराष्ट्रपति के बारे में इतना ही चीज़ होता है, पूरा हो गया। अब इनसे रिलेटेड सारे आर्टिकल आपके क्लियर होने चाहिए। प्रभावी बहुमत के बारे में नहीं, वो तो स्पेशल मेजोरिटी होगी। ये प्रभावी बहुमत बस एक उलझाने के लिए है, सामान्य बहुमत है बस। प्रभावी मतलब पहले प्रभाव में कहाँ आ रहा है वो, राज्यसभा में, बस ये मतलब होता है इसका, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि अगर इसको पदमुक्ति चाहिए, किसको, उपराष्ट्रपति को, ये लोकसभा में नहीं होता कार्य, इसका पहला जो बिल आता है कहाँ आता है, राज्यसभा में, इसलिए इसको प्रभावी बहुमत लिखा है राज्यसभा में। पहले कहाँ आ रहा है, राज्यसभा में, इसलिए उसको प्रभावी बोल रहा हूँ, है सिंपल मेजोरिटी। नीचे भी सामान्य बहुमत लिखा है, वही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं करना। और कुछ छोटा है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पूरा प्रधानमंत्री निपट जाएंगे। फिर AGI बचेंगे, फिर कैग। ये हो गया पूरा। कुछ पूछना है आपको?
हम्म, हो गया छुट्टी।